हेलो। मंच पर उपस्थित आशीष जी और सभी ऑफिस बेरर्स अलग अलग इंस्टीट्यूट के और पत्रकार भाई और बहनों, सबसे पहले मैं जो हमारा एडवांटेज विदर्भ ये तीसरा संस्करण है अभी, पर इस 2 साल में 3 बहुत अच्छे कार्य हुए हैं। पहला कार्य ये हुआ है कि होटल जो विशेष रूप से जो होटल इंडस्ट्री के बारे में जो पॉलिसी थी उसमें गुप्ता जी ने विशेष इंटरेस्ट लिया और हमारे एडवांटेज विदर्भ की टीम ने इंटरेस्ट लिया। गिरीश महाजन जी के साथ बैठकर हमने उनको सुझाव दिए और सुझाव देने के बाद ये जो पॉलिसी आई उसमें विदर्भ से बहुत बड़े प्रमाण पर होटल इंडस्ट्री आगे आई है और एक काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है। ये एक यशस्वी विशेष रूप से योजना ये हमारे एडवांटेज विदर्भ के कारण पूरी हुई। दूसरा जो इम्पोर्टेंट काम है कि पिछले बार देवेंद्र जी के नेतृत्व में हम पिछले अनेक दिनों से जो गढ़चिरौली जिले का आयरन ओर है जो 65 ग्रेड का है, जो वर्ल्ड में सबसे अच्छा है, और हमने गढ़चिरौली को विदर्भ को स्टील हब बनाने की जब बात सोची थी तो लोग विश्वास नहीं रख रहे थे और फिर हमने इसके काफ़ी बड़े प्रमाण पर वहाँ आयरन ओर का उत्खनन चालू हुआ और उसके बाद में जो मोमेंटम मिला है, मुझे बहुत खुशी है कि 7.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र सरकार में देवेंद्र जी के इनिशिएटिव से हमको प्राप्त हुई है। तो मुझे लगता है कि अब ये अलाइड इंडस्ट्रीज और उसके साथ साथ ये इतनी बड़ी जो इन्वेस्टमेंट है, इसके कारण गढ़चिरौली के साथ साथ चंद्रपुर, वर्धा, गोंदिया, भंडारा, नागपुर, विशेष रूप से पूर्व विदर्भ में काफ़ी बड़े प्रमाण पर स्टील इंडस्ट्री का विकास होगा। और ये जो स्टील इंडस्ट्री का विकास होगा, इसमें हमारा एम है कि हम हिंदुस्तान का स्टील हब बने। और बिकॉज हमारी ग्रेड जो है 65 ग्रेड है, तो सज्जन जिंदल जी पिछले बार आए थे तो उन्होंने वो भी बड़े 3.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि वर्ल्ड में सबसे बेस्ट क्वालिटी का आयरन ओर ये गढ़चिरौली में है। अब ये आयरन ओर अच्छे ग्रेड का है तो फिर जब स्टील इंडस्ट्री आएगी तो मैग्नीज का काम पड़ेगा, पावर का काम पड़ेगा, फिर अलग अलग बातें एक से दूसरी तीसरी होती है, फिर अलग अलग प्रकार के स्टील बनेंगे, अलाइज बनेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी की शुरुआत हुई है। इसमें भी हमारे पिछले साल के इसमें विशेष रूप से चर्चाएं हुई, इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट आई, एग्रीमेंट हुए, काफ़ी इंडस्ट्री के कार्य की शुरुआत हुई। ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारे एडवांटेज विदर्भ के कारण हुई। तीसरी बात जो है कि हमारे यहाँ रोजगार निर्माण होने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है और प्रशिक्षण मिलने में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार कैसे मिले, और इसलिए नागपुर महानगर पालिका का स्मार्ट सिटी में जो पूरी बिल्डिंग खाली पड़ी थी 2 साल से, वहाँ मैंने एक महिलाओं को ये जो जलपरी है इससे दागिने बनते हैं, ऑर्नामेंट्स बन रहे हैं, तो चंद्रपुर की महिला है उनको मैंने देने के लिए कहा था कि इसमें ट्रेन करो, और वो बहुत सुंदर प्रोजेक्ट है, वो उसके ऑर्नामेंट्स बना रहे हैं। अब वहाँ टाटा के सहयोग से स्किल डेवलपमेंट का सेंटर शुरू हुआ है, जो आने वाले समय में बड़े प्रमाण पर रोजगार निर्माण होगा और स्किल के अनेक प्रकार शुरू करने का प्रयास हमारे एक समिति का है। तो ये तीनों एक्चुअल अचीवमेंट्स ये जो हुई है, इसके लिए आशीष काळे के नेतृत्व में पूरे टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये तीनों अचीवमेंट ये 2 साल में पूरी की है। एक बेसिकली हमें समझना होगा कि हम क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि उसके क्लैरिटी आए बिना इसका इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आएगा। किसी भी देश में और राज्य के विकास में 3 बातें इंपॉर्टेंट होती हैं, 3 सेक्टर्स होते हैं। एक इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर और सर्विस सेक्टर।
अब इंडस्ट्री सेक्टर में अलग अलग प्रकार है, फिर उसमें कितने सेक्टर्स आ सकते हैं विदर्भ में, इसका विशेष रूप से अध्ययन करके उसमें हमारे एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, पॉलिसीज़ में क्या करना। फिर सर्विस सेक्टर में टूरिज़्म आता है, फिर उसमें एडवेंचर स्पोर्ट्स आते हैं, वाइल्ड लाइफ आता है, फॉरेस्ट हमारी बहुत बड़ी ताकत है। जैसे अभी बर्ड पार्क हम बना रहे हैं, तो यहाँ टाइगर कैपिटल नागपुर को कहा जाता है। तो टूरिज़्म एक बहुत बड़ा सेक्टर है। हम तो अभी आम्भोरा में एयर स्ट्रिप बनाने का काम शुरू है, शायद आपको पता नहीं होगा। और वहाँ हवाई जहाज़ से एक लड़की है जिसको पद्मश्री पुरस्कार मिला है, उसको मैंने ये काम दिया है। हवाई जहाज़ एयर स्ट्रिप से, वही अम्बोरा में एयर स्ट्रिप बन रही है, और वो हवाई जहाज़ से डाइव मारेगी, और वो डाइविंग का स्पेशल ट्रेनिंग शुरू होगा, लोगों के लिए भी शुरू होगा। तो एक प्रकार से इस प्रकार के एडवेंचर स्पोर्ट्स हम कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा वाटर स्पोर्ट्स भी वहाँ है। हमारे बर्ड पार्क में अभी जो वर्धा रोड पर बना रहे हैं, इसमें हमने वर्ल्ड के बर्ड ला रहे हैं, और इस हॉल से शायद 5-6 गुना बड़ा ऐसा एक नेट का बड़ा डोम होगा, और उस डोम के अंदर जब लोग जाएंगे तो ये बड़े बड़े पक्षी लोगों के कंधे पर बैठेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, आवाज़ निकालेंगे। तो ये अशफाक करके आर्किटेक्ट उन्होंने बनाया, और उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अब 22 करोड़ भी दिया है। उसके बाजू में एडवेंचर स्पोर्ट्स है, उसके लिए अभी भी वहाँ मेरे अंदाज से 8 से 10 हज़ार लोग रोज आएंगे जब प्रोजेक्ट पूरा होगा तो। और इस प्रोजेक्ट में कम से कम 700 से 800 लोगों को वही काम मिलेगा। अम्भोरा में जो होगा वहाँ भी बड़े प्रमाण पर 2000 लड़कों को रोजगार मिलेगा। तो नेचुरली ये जो ताड़ोबा है, उमरेड का फॉरेस्ट है, अब हमारे यहाँ टाइगर की संख्या बढ़ गई है। तो अब ये जो अलग अलग प्रकार के ये सब सर्विस सेक्टर में टूरिज्म आता है। तीसरा एग्रीकल्चर सेक्टर है, जिसमें फिशिंग से लेकर मिल्क प्रोसेसिंग की बात है, और ये अलाइड इंडस्ट्री में पोल्ट्री से लेकर एग्रीकल्चर, ऑरेंज तक सब आती है। और मैं आपको आज, आपका इनका संबंध नहीं है, पर मैं आपको बात बताऊंगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ऑरेंज हमारी विशेषता है, हम 60-70 किसानों को लेकर मैं खुद हम स्पेन में गए थे, वेलेंशिया में। और वेलेंशिया में हमने वहाँ 1 एकड़ में करीब 25 से 30 टन संतरा होता है, हमारे यहाँ 3 से 5 टन होता है। और बाद में इसराइल में भी 25 टन होता है। हमारी नर्सरीज कैसी होनी चाहिए, इसमें कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो पूरे 3-4 दिन हम वहाँ थे, और मैं खुद अपनी सोशल मीडिया की टीम लेकर वहाँ गया था। वहाँ के भी फोटोग्राफर्स, ड्रोन ये करने वाले थे, और पूरे शूटिंग करके आए। और शूटिंग करके आने के बाद इसराइल का ऑरेंज और नागपुर का ऑरेंज, अपना वेलेंशिया का ऑरेंज, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा वर्कशॉप हुआ। उसमें 650 किसानों ने भाग लिया, और आपको आश्चर्य होगा कि हमने 250 रुपये का टिकट लगाया था, ताकि भीड़ इकट्ठा ना हो, यानी केवल लोग फुकट में ना आए, जिनको इंटरेस्ट है वही आए। और बाद में आपको बता दो, इतना बढ़िया डेवलपमेंट हुआ, एक्सेलेरेशन हुआ, कि अब इस 2 साल में संतरा में इतना ग्रोथ हो रही कि 5 गुना संतरे की कलम लग रही। और फिर एआई का प्रयोग हुआ, फिर एआई का वर्कशॉप हुआ, और माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने हमें सहयोग किया है, अमेरिकन सैटेलाइट का उपयोग किया है। मैंने अपने खेती पर पहले वेदर स्टेशन और मॉइस्चर गिनने के इक्विपमेंट लगाए हैं। अब अमेरिकन सैटेलाइट मेरे यहाँ के फ़ोटो निकालता है, और मेरे मोबाइल फ़ोन पर जानकारी मिलती है कि पानी देना है, क्या खाद कौन सी देना है। अब ऐसे 1000 किसानों को एआई से जोड़ने का काम हमने किया, अभी कर रहे हैं, काम शुरू हुआ है, जिसमें बारामती का कृषि विज्ञान केंद्र जो है प्रतापराव पवार, और तो उनके सहयोग से हमने ये किया है। तो अब मैं आपको बता दूं कि हर चीज़ में, फिशिंग में कुछ हम कभी तक, अभी मुझे बता रहे थे कुछ हुआ है, पर बहुत कुछ करना है। 6000 मालगुजारी तालाब है, हम पूरा एक्सपोर्ट करना चाहते हैं फिश को। तो अब हमने ये करना है कि हमारे विदर्भ की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को अध्ययन करके
हमें ढूंढना पड़ेगा क्या करना है। अभी जैसे आज हमारे इनसे रिलेटेड विषय नहीं, पर इस बार मैंने कहा है कि ये स्टॉल लगाओ। हमने टेक्सटाइल में नागपुर, एक समय आप सबको जो मालूम होगा, जो थोड़े पुराने लोग होंगे, नागपुर की प्रसिद्धि ऑरेंज सिटी और टाइगर कैपिटल नहीं थी। नागपुर की प्रसिद्धि थी हैंडलूम वेवर, हाथमाग और पावरलूम। ये कामठी, मोमिनपुरा पूरा पावरलूम भरे थे, और खापा, धापेवाड़ा, नागपुर ये पूरा पावरलूम था। और नागपुर और विदर्भ की राजनीति पर हैंडलूम वेवर्स का था, गोलीबार चौक ये एक्टिविटी का केंद्र था, इनको पता है सब। और अब केवल बड़गे और मारबत रहेगी, सब व्यवसाय खत्म हो गया। फिर ये देखते हुए मैंने धापेवाड़ा में काम शुरू किया, और अभी तक तो 3-4 हज़ार महिलाओं को ट्रेनिंग किया, और इतनी कोसे की सुंदर साड़ी बनाई। आप ताज्जुब नहीं करोगे कि आज अभी मेरे यहाँ आने के पहले हम लोग अभी हैंडलूम का कपड़ा एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्टर आए थे, और अभी हमने जो साड़ियाँ तैयार की वो ऐसी है कि उसकी वेटिंग लिस्ट है, हम तैयार नहीं कर पा रहे। और वो जो कुकून है उससे हम लोग धागा निकालने के लिए 5,000 महिलाओं को काम दे रहे हैं। फिर वेविंग में हैंडलूम और पावरलूम, और 400 रुपये की साड़ी बनाई, और वो साड़ी इतनी सस्ती और बेस्ट क्वालिटी की है कि उसको अब लोग ब्रांडिंग कर रहे हैं। और वो साड़ी अब हैंडलूम पावरलूम की साड़ी है, कॉटन की, और इधर कोसे की साड़ी है। उसका प्रिंटिंग होता था अपने यहाँ झारखंड में, फिर अब प्रिंटिंग धापेवाड़ा शुरू हो गया। और आपको पता होगा कि हमारे नागपुर में अजय संचेती है, इनके छोटे भाई अपने आनंद ना, अजय आनंद की पत्नी, ये आज वर्ल्ड में बहुत बड़ी फैशन डिज़ाइनर, और वो अपने यहाँ हमारी वाइस प्रेसिडेंट है वो भी। और अभी पेरिस के और इधर जो फैशन शो होते हैं, तो अभी हमारे पास हम वाशिम में एक सेंटर खोल रहे हैं, एक धापेवाड़ा में 2 महीने में उसका उद्घाटन हो रहा है, एक दरिया चिंदी से बनाते वो 5 गांव में है, और ये केवल सेक्टर 25,000 महिलाओं को रोजगार देगा 2 साल के अंदर। अब ये प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि विदर्भ की ग्रोथ करना। ग्रोथ करने के लिए 3 सेक्टर है, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। फिर इन तीनों सेक्टर में 1, 2, 3, 4 ऐसे अलग अलग 15-15, 20-20 सेक्टर आएंगे। पर उन सेक्टर्स में विदर्भ में क्या ताकत है, क्या उपयोगिता है, क्या स्ट्रेंथ है, और उसमें विदर्भ को हम कैसे आगे ले जा सकते हैं। शायद गढ़चिरौली में आयरन ओर का डेवलपमेंट होगा, चंद्रपुर, भंडारा और नागपुर जिले में फॉरेस्ट है, वहाँ टाइगर कैपिटल है, उसका विकास होगा। फिर उसके लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। तो पर्यटन की योजना हमने बनाई। तो कहीं ना कहीं हमें इन तीनों सेक्टर का, विदर्भ का प्लानिंग सेक्टर वाइज करना है। और अभी हमारे टीम के लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर ये समझ सके कि फार्मास्यूटिकल का एक कैप्टन बनाना पड़ेगा, टेक्सटाइल का उसके कैप्टन में वो 15-20 लोगों की एक टीम, एक एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में उनकी अलग टीम, एक टूरिज्म के लिए अलग अलग सेक्टर है उसकी टीम। ऐसी अलग अलग प्रकार की टीम जो इसमें काम करे वो बनानी पड़ेगी। और हमारा उद्देश्य है कैपिटल इंडस्ट्री लाना। अब इंडस्ट्री उस समय आएगी जब वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन होगा। उद्योग आएंगे तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी तो रोजगार निर्माण होगा, और रोजगार निर्माण होगा तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगी, और विदर्भ का विकास होगा। तो कहीं ना कहीं यही हमारे एडवांटेज विदर्भ का उद्दिष्ट है। और ये गोल्डन समय है, क्योंकि राजनीति में परिस्थितियां भी बदलते रहती है। ये अच्छी स्थिति है कि मैं केंद्र में मंत्री और देवेंद्र जी महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री हैं। इतने इससे अनुकूल समय नहीं हो सकता। और आपके अलग अलग सेक्टर के प्रॉब्लम्स और आपके अनुभव के आधार पर आपकी जो समस्या है वो बताकर हम तुरंत, अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ जो कि ये नर्सरी का कानून महाराष्ट्र सरकार बनाने वाली थी, हमने एग्रीकल्चर मिनिस्टर को एग्रो विजन में बुलाया। अनायास से आशीष जायसवाल राज्य मंत्री है, आशीष माइनिंग का भी मंत्री है। तो आशीष को मैंने कहा कि आपका जो एक्ट है उसको करे, हमें कुछ सुधारना है। फिर हमने एक टीम बनाई माई साहब की अध्यक्षता में, दोनों वीसी थे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के। उन्होंने अध्ययन करके पैरेलल स्टडी किया। फिर मेरे घर में 3 घंटा मीटिंग हुई,
और उनका एक्ट और हमारे सुझाव पर उन्होंने हमको स्वीकार किया और हमने चाहा वो नर्सरी एक्ट और पॉलिसी अब आ रही है। तो इस प्रकार से हर सेक्टर के जो प्रॉब्लम है, समस्या है, वो अगर हम सुलझाएंगे तो हमें और ग्रोथ का जो हमारा इंजन है उसकी स्पीड और जोर से पकड़ेगी। ये नहीं है कि आप सब काम हम कहेंगे सभी होंगे, कुछ होंगे भी, कुछ नहीं भी होंगे। अल्टीमेटली पॉलिसी मेकर की अपनी मर्यादा होती है। तो इसलिए ये उसको मोमेंटम देने वाला कैटलिस्ट मीन्स एडवांटेज विदर्भ। और इसलिए ये तीसरा सेशन है, काफ़ी सफलताएं मिली है, पर और सफलता मिल सकती है। विदर्भ में पोटेंशियल है, पर वो केवल आशीष काले और विजय शर्मा ये दो भिड़ कर करेंगे तो नहीं हो पाएगा। इनकी सपोर्ट में अभी इसलिए वीआई भी है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी है, तो कई देवरी का चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी अध्यक्ष आए, फिर अमरावती के आए। हम उनकी मदद करना चाहते हैं, हम उनको सपोर्ट करना चाहते हैं। अभी अमरावती में टेक्सटाइल इंडस्ट्री अभी 17-18 हो गई। जब मैं गया तो वहाँ ईटीपी नहीं था, ट्रांसफार्मर नहीं था, पावर नहीं थी। वहाँ से वहाँ मैंने बावनकुड़े को फ़ोन किया, मैंने कहा तुरंत करा दो, तो पावर लग गई, कॉमन ईटीपी बन गया। अब वहाँ 14-17 यूनिट आ गई। अब वहाँ टेक्सटाइल का बहुत बड़ा मार्केट बन गया। तो कहीं ना कहीं हम जब कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेक होल्डर्स एस्टेब्लिश करेंगे उसका प्लेटफॉर्म ये एडवांटेज विदर्भ है। और इसलिए मैं आप पत्रकार बंधुओं को भी कहूँगा कि आपके मार्फत ये विदर्भ के विकास के लिए देवेंद्र जी है, मैं हूँ, भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार, इनका सहयोग है। और हमको ग्रोथ करनी है। किसी इंडिविजुअल को बड़ा करने के लिए हमारा मिशन नहीं है। हमारा मिशन विदर्भ में भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी दूर हो, इसके लिए है। हमारा मिशन विदर्भ के युवाओं के हाथों को काम मिले, इसके लिए है। और हमारा मिशन विदर्भ ये प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न बने, आत्महत्या मुक्त बने। और केवल नागपुर का विकास ना हो, गढ़चिरौली का भी विकास हो, गोंदिया का भी हो, उधर बुल्ढाना जिले का भी हो। तो हमें सबका इंटीग्रेटेड प्लानिंग तैयार करके सब जगह डेवलप इन्वेस्टमेंट लाकर अलग अलग सेक्टर में ग्रोथ बढ़ाकर एक्सपोर्ट को बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, कॉस्ट कम करना, लॉजिस्टिक को डेवलप करना, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर को अच्छा करना, सब टूरिज्म को बढ़ाना। ये एक दूसरे को जुड़ता है और मल्टीप्लाई करता है। और ये मल्टीप्लिकेशन करने वाला प्लेटफॉर्म ये हमारा है। आप सब लोगों का इसमें सहयोग है। इस बार राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज विश्वविद्यालय में जो परिसर है उसका ये एम्पावरिंग ग्रोथ ऑफ विदर्भ, ये इसका हमारा टैग लाइन है। और इसके लिए ये 6, 7, 8 फरवरी के दौरान होगा। देवेंद्र जी और मैं उसमें रहेंगे। पर इस बार विशेष रूप से करीब 500 स्टॉल्स हैं और 40 स्टॉल विदर्भ के अनेक जिलों से है। कोशिश ये थी कि अलग अलग सेक्टर का अलग डिवीजन बने, फार्मास्यूटिकल का अलग बने, टेक्सटाइल का अलग बने, मिनरल्स और कोल का अलग बने, टूरिज्म और इसका अलग बने, लॉजिस्टिक का, ताकि एक फोकस करके हम उस पर आगे जाए। इस बार इसकी कोशिश कर रहे हैं, पर अभी भी इसमें और प्रयास करने की आवश्यकता है। डिफेंस में बहुत अच्छा काम हमारे यहाँ हो रहा है। हमारे नवाल साहब ने तो काफ़ी बड़ा काम किया है। अभी डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में जैसे वो उसको हम लाने की कोशिश एग्जीबिशन में आ रहे हैं। शेयर बाज़ार जो है कैपिटल मार्केट, उसके सिवा होता नहीं। सेबी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, MCX, NCDX, MIFI, MSC, NSDL, CDSL, ये सब वित्तीय संस्था। फिर वस्त्रोद्योग, प्लास्टिक, खनिज, कोयला, विमानन, लॉजिस्टिक, IT, स्वास्थ्य, फार्मा, रक्षा, रियल इस्टेट, अक्षय ऊर्जा, स्टार्टअप और पर्यटन, ये क्षेत्र के लोगों को इसमें विशेष रूप से उनके स्टॉल रहने वाले हैं।
फिर बिजनेस कॉन्क्लेव जो है, हाँ ये अच्छा होगा, थैंक यू। हाँ ठीक है, ठीक। अभी बिजनेस कॉन्क्लेव जो होगा उसमें 25 सत्र है और 225 विशेषज्ञ हैं और इनका सबका फायदा विदर्भ के एंटरप्रेन्योर्स को, इंडस्ट्री को मिले, ये प्रयास है। 20+ बायोलैटरल ट्रेड मीटिंग्स है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स आने वाले हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि देवेंद्र जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से हम कोई बहुत बड़े बड़े उद्योगों का MOU हो ऐसी कोशिश कर रहे हैं। उसकी घोषणा देवेंद्र जी ने करना ही संयुक्तिक होगा, पर वो अभी आएंगे तो ये भी इसमें कोशिश है। 5,500 डेलीगेट्स, B2B और B2G इस प्रकार के सहयोग के जो योजना है उस पर भी काम होगा। 20 कंट्रीमधनं ट्रेड डेलिगेशन येऊन राहिले, 20 देशों से एक एम्बेसडर्स डेलीगेशन भी आ रहे हैं। इसमें ये अडानी के, जीत अडानी जो निदेशक है एयरपोर्ट्स के, अडानी समूह के, फिर राजेश जेजूरीकर, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऑटो एंड फार्म सेक्टर के CEO है, ये आने वाले हैं। महिंद्रा ट्रैक्टर हमारे यहाँ बहुत बड़ा उद्योग है। फिर देवेंद्र परुलेकर, संस्थापक सैफरन स्टेज, फिर डॉक्टर रामास्वामी NIS, ये पशुपालन और डेयरी विकास और मत्स्य पालन है। इसमें मैंने कहा दूध और फिशिंग, ये विदर्भ के ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं। डॉक्टर JB प्रजापति, अध्यक्ष है इंडियन डेयरी एसोसिएशन, प्रवीण भंडारी, संस्थापक अमृतधारा डेयरी, सिकंदर मुलानी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंदुजा मिल्क, फिर रशिया, चीन, उरुग्वे, ब्राज़ील, नाइजीरिया, टोगो, गयाना, बेनिन जैसे 20 देशों के राजदूत और व्यापार प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। मदर डेयरी जो विदर्भ में विशेष रूप से काम कर रही है, 1000 करोड़ की इनकी इन्वेस्टमेंट, ऑलरेडी काम शुरू हुआ है और अभी 5 से 6 लाख लीटर दूध ले रही है। 2 साल में 50 लाख लीटर लेंगी और यहाँ से सब प्रकार के मिल्क प्रोसेसिंग करके पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट का काम यहाँ से होने वाला है। तो उसके MD वो भी रहने वाले हैं। फिर NDDB के चेयरमैन मिनेश शाह वो भी रहने वाले हैं। ये डॉक्टर VK सारस्वत नीति आयोग के हैं जो विशेष रूप से मेथेनॉल पर, कोल गैसिफिकेशन पर काम करते हैं, वो भी आने वाले हैं। फिर इसमें 50 से अधिक सत्रों में 500 से अधिक विशेषज्ञ हैं। ये काफ़ी 1.5 से 2 लाख लोग विजिट करेंगे ऐसी उम्मीद है। इसमें MOU होगा। एक मेगा पेटेंट गैलरी है, पिछले बार स्टार्टअप का बहुत अच्छा हुआ था, तो ये पेटेंट भी है। अभी आपको मालूम होगा कि मैंने दिल्ली में, हमारे यहाँ 50 लाख टन डांबर आयात होता है, हमारा 110 लाख टन की आवश्यकता है, हमारी कैपेसिटी नहीं है। तो सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन CSIR ने, मैं 2-3 साल से काम कर रहा था, उन्होंने कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, परली से डांबर बनाया और पहली बार हमने 15 लोगों ने पेटेंट खरीदी किए और वो पेटेंट और डांबर बना रहे अभी। तो एग्रीकल्चर में बायोमास से डांबर बनेगा, तो उसमें विदर्भ का कोई है नहीं, पर ये इस प्रकार की नई नई बातें जो है वो निश्चित रूप से हमारे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास हम इसमें करेंगे। पेटंट जे आहे ते दर जिल्ह्यामधनं येऊन राहिले आणि आपण त्याच्यावर त्यांना बिझनेस कसं कन्वर्ट करू हे पेटेंट जो लिए लोगों ने वो हर जिले के लोग आएंगे, उनके पेटेंट में कोई इन्वेस्ट करना चाहता है या उनके पेटेंट की जानकारी लोगों तक जाने का एक प्लेटफॉर्म इस बहाने मिलेगा। पिछले 3 वर्षों में जो अच्छा काम किया उसका आया ही है। हमारे हवाई अड्डे के काम को भी गति मिली है, इसमें भी आशीष काळे के नेतृत्व में हमारी टीम का काफ़ी बड़ा योगदान है। आखिरी स्टेज पर है, देवेंद्र जी भी प्रयास कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, ये जल्दी हो जाएगा। दोनों रेलवे स्टेशन अच्छे बने, 5 स्टार अभी नागपुर के, तीनों भी, इतवारी भी अच्छा बना है, चौथा भी बन रहा है। तो आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर के तरफ हमारा ध्यान तो अच्छा ही है। फिर ग्लोबल इंडिया स्किल सेंटर में ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम JIBF, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड और कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO सेंटर, नागपूर
नागपूरला आणायला हे नागपूरला आने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपी ऑफिस, तो आप लोग जो इंडस्ट्री के अलग अलग फोरम्स हैं वो भी इसमें असोसिएशन हो, हम एक दूसरे को पूरक है और वो नेतृत्व करें, इन्वॉल्वमेंट उनकी हो और वो अलग अलग सेक्टर में इसमें काम करें। और अभी सबसे खुशी की बात कि अभी हमारी रेडिसन के बाजू में 7 मंजिली बिल्डिंग बन रही है और वहाँ हॉल्स है, ऑडिटोरियम्स है, कॉन्फ्रेंस रूम्स है। अगले बार हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे ऑफिस में होगी और साल भर फुल टाइम हमारे सेमिनार, छोटी कॉन्फ्रेंसेस, ग्रुप डिस्कशन, हमारे डेलीगेशन के डिस्कशन ऐसे साल भर होते रहेंगे। तो उसके लिए हमको एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है और उन्होंने कहा कि मई महीने के पहले वो पूरा होगा। उसके बाजू में एग्रोविजन की बिल्डिंग भी तैयार हुई है और हमारी जो 4-5 ऑर्गेनाइजेशन है चैरिटेबल, वो सब इसमें हिस्सा है। और सांस्कृतिक महोत्सव समिति, क्रीड़ा महोत्सव समिति, ज्येष्ठ नागरिक संघ, लक्ष्मणराव मानकर ट्रस्ट और फिर एग्रोविजन और फिर एडवांटेज विदर्भ, तो सब ने कंट्रीब्यूट किया है और ये चैरिटेबल है और इसका पूरा उपयोग सब ऑर्गेनाइजेशन करेगी। सामाजिक काम के लिए चैरिटेबल उद्देश्य से उसका भी निर्माण हुआ है। तो मुझे लगता है कि आप सब लोगों के सहयोग से ये जो कार्यक्रम है इसमें मीडिया का भी विशेष रूप से सहयोग हमें चाहिए। जैसे फिशिंग सेक्टर में अगर कोई सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है तो उसके लिए आप अलग से कोई स्टोरी लिखें। टेक्सटाइल में क्या क्या हुआ है उनका कुछ अलग से आप स्टोरियाँ लिखें। नई टेक्नोलॉजी, नए कपड़े क्या आ रहे हैं, फिर पर्यटन में क्या हो रहा है, होटल इंडस्ट्री में, उसके अलग से लिखें। ऐसे अलग अलग सेक्टर की जानकारियाँ इस निमित्त आप अगर करेंगे तो ये निश्चित रूप से ये नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन, नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्रिएटिंग कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेक होल्डर्स, ये आपके सहयोग के बिना नहीं होगा। तो इसलिए पहली बात तो मीडिया के लोग भी इसमें पूरी तरह आपके प्रतिनिधि को वहाँ रखिए। वहाँ मीडिया का सेक्शन भी है, आपकी सब प्रकार की है ना, खाने की और चाय पाने की व्यवस्था है, क्योंकि अभी चुनाव खत्म हो गया तो सब प्रकार की व्यवस्था में बहुत व्यवस्थाएं इंक्लूड होती है। तो मैं थोड़ा सा आपको बड़ा अच्छे तरीके वहाँ से आपकी न्यूज़ भेज सकेंगे, कंप्यूटर्स होंगे, आप मीडिया सेंटर में आपको सुविधा प्राप्त होगी। वहाँ जो टेक्सटाइल की ग्रुप है, मेरा उनसे अनुरोध है कि आप आपके ग्रुप की लीडरशिप लीजिए। कोई टेक्सटाइल का लेगा, कोई टूरिज़्म का लेगा, फिर टूरिज़्म में होटल का कोई लेगा, कोई इको टूरिज़्म का लेगा, कोई एडवेंचर स्पोर्ट्स का लेगा। तो मुझे लगता है जो क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं वो आगे आए और अनायास से हमारे मंत्री आएंगे तो पहले से आप आपके क्षेत्र की समस्याओं को लिखकर आशीष जी और विजय जी के पास देंगे तो उसका अध्ययन करके हम आपकी और उनकी मीटिंग एस्टैब्लिश करेंगे। इंडस्ट्री सेक्रेटरी आ रहे हैं तो नेचुरली आप सबके जो व्यक्तिगत काम तो होते रहते वो आप करिए, पर पॉलिसी में जो आपको सुझाव देने हैं वो अगर आप सब लोग देंगे तो हम विदर्भ के लिए आपके उपयोगी होगी। ऐसी पॉलिसी और सब कुछ आपको कैसे मिलेगी इसका प्रयास अपने तरफ से हम करेंगे। तो एक तीसरा साल है और ये बहुत कम समय में आशीष के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हुआ। इस बार यंग जनरेशन को भी उन्होंने इन्वॉल्व किया है और मैं ये मानता हूँ कि धीरे धीरे ये जो जनरेशन है ये भी बदलनी चाहिए। अभी आशीष के पिताजी मेरे दोस्त हैं, अभी हमको धीरे धीरे अलग रिटायर करना चाहिए और नई नई जनरेशन को जिम्मेदारी देनी चाहिए और जब गाड़ी ठीक से चलने लगती है तो हमने विड्रॉ के दूसरा काम करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरह से यंग एंटरप्रेन्योर नागपुर में है, उनको मैं विशेष रूप से अनुरोध करूंगा जो अलग अलग सेक्टर के हैं वो नेतृत्व करें। जो अगर कोई लॉजिस्टिक वाले तो लॉजिस्टिक का करे, कोई माइनिंग में काम करते तो माइनिंग का करे, हमें बताएं। कोई कोल में है तो कोल का करे,
कोई टूरिज्म में है तो टूरिज्म का करें, कोई राइस मिल, दाल मिल, ये फूड प्रोसेसिंग में है तो उसका करें। और ये मुझे लगता है कि अभी इतनी टेक्नोलॉजी बदल रही है कि कल तमिलनाडु में एक एमपी है, मेरे पास आए थे, उन्होंने चावल से, ब्रोकन राइस से स्टार्च बनाया और प्रोटीन बनाया और 800 टन पर डे निकाल रहे हो। और जो प्रोटीन है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। अब प्रोटीन की डिमांड है, हमारे पूरा भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली पूरा चावल से भरा हुआ है। सर इस बार विश्व में सबसे ज़्यादा चावल का प्रोडक्शन हिंदुस्तान में हुआ। ये जितनी अच्छी बात है उतनी बुरी भी बात है। अब इतना चावल होगा तो भाव नहीं मिलेगा किसानों को, तो उसका प्रोसेसिंग अगर होगा, केवल राइस मिल से नहीं जमेगा। तो मैंने सारंग को तमिलनाडु भेजा था, 2 दिन था वो, अभी आया 8 दिन 5-6 दिन पहले। वो प्लांट देख के आया कि ये कैसा हुआ है। तो कहीं न कहीं हमको दुनिया की ऐसी जो जानकारी है, जैसे ब्राज़ील में जाकर हमने वेलेंशिया का पूरा डिटेल लेके आए, तो मुझे क्या लगता है कि दिस इज़ द टाइम। और सब कुछ हो सकता है, अगर आप चाहोगे तो हो सकता है। अभी मेरे यहाँ मैंने बैंगन तैयार हुआ 1 किलो 325 ग्राम का, एक प्याज 1 किलो का तैयार हुआ, शिमला मिर्ची 325 ग्राम की हुई, दावल तो मेरे यहाँ 15 क्विंटल एकड़ में हुई। अब मैं दाल बनाता हूँ ऑर्गेनिक, तो मैं मार्केट में मैं ऑर्गेनिक फ्रूट्स वेजिटेबल के दुकानें डाल रहा हूँ 5। तो अलग अलग लोगों की मदद से उनको लेकर किसानों को मैं बोला आप ही मान लो, आपका बेचो। तो इतने फील्ड है, और आप जैसे प्रतिभाशाली, उद्यमशील, एंटरप्रेन्योरशिप जिनमें ऐसे लोग हैं, आप आपका तो करिए, पर आपके अनुभव से हम विदर्भ के अन्य लोगों का भी कैसा फ़ायदा कर सकते हैं, एक दूसरे को नॉलेज का ट्रांसफॉर्मेशन कैसा कर सकते हैं। तो आप सब लोग आइए, नो रिस्ट्रिक्शन, जात, पंथ, धर्म, भाषा और पार्टी, ये कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं है। जो भी आना चाहता आइए, काम करिए और जो इसकी लीडरशिप लीजिए। तो मुझे लगता है कि आप अभी इस बार भी आप सबके सहयोग से यशस्वी होगा। और एक अच्छी बात हम करते हैं कि विशेष रूप से इंजीनियरिंग कॉलेज को, और आईएम का तो बहुत मदद होती है, हमारे डायरेक्टर बैठे मैत्री जी यहाँ, बहुत अच्छा काम उन्होंने भी किया है। तो हम कोशिश करते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज के जो लड़के हैं विदर्भ के, इस बार भी आशीष जी एक मेरा पत्र भी विदर्भ के इंजीनियरिंग कॉलेज को, पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल को भेजिए, ताकि हमारी यंग जनरेशन के जितने टेक्निकल कोर्सेस ले, फार्मेसी के लड़के हैं, अब फार्मेसी कितनी बड़ी है। अभी हमारे यहाँ के विद्यार्थी अग्रवाल, वो अजेंटा फार्मास्यूटिकल वाले मुझे मिलने के लिए आए थे, वो 55,000 करोड़ का टर्नओवर उनका, जो हमारे फार्मेसी से हुए। तो मुझे क्या लगता है कि अब हमें हमारे नए लड़के अच्छे एंटरप्रेन्योरशिप के साथ अच्छे उद्योगपति बने, और जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी, ग्रोथ आएगी, तो ये जो इंडस्ट्री डाल रहा है वो केवल वेल्थ क्रिएटर नहीं है, वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर है। और एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर मीन्स गरीबी दूर करना है। तो मुझे लगता है कि आप सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट और सहयोग, आशीष के नेतृत्व में लोग काम कर रहे हैं, आप खुद होके आइए, आशीष को भी बताइए और आप काम करिए। और निश्चित रूप से आपके सहयोग से इस बार 3रा साल है, हर साल हम सक्सेस होते आगे जा रहे हैं, और अगले साल और अच्छी तरीके से हम और आगे आपके सुझाव को लेकर आगे जाएंगे। ऐसा ही सहयोग आप सब लोग करिए। इसलिए शुरुआत की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है इसके डिक्लेरेशन की, तो वही आप सबको बताने के लिए हुआ है। मुझे जो जानकारी थी मैंने बताई। इस विषय से संबंधित केवल सवाल होंगे तो मैं जवाब दूंगा, बाकी कारपोरेशन में जीत के सवाल यहाँ मत पूछें। तो केवल आप इस विषय से जो अगर सवाल होंगे तो आप जरूर पूछिए, उसकी जानकारी मैं, आशीष जी और बैठे हुए लोग भी कन्सर्निंग हुई तो वो बताएंगे आपको। एआयचा फायदा ॲडव्हान्टेज विदर्भाला होईल काय? निश्चित, कारण आता AI सगळ्या क्षेत्रातच येत आहे ना, आणि आपल्या इथे काही स्टार्टअप आहेत, इंजिनिअरिंग कॉलेजेस आहेत, ऑलरेडी त्याच्यावर काम करून राहिलेले आहेत, आणि आता रोडमध्ये देखील AI येणार. आता तुम्हाला माहिती ना कदाचित नसेल, आम्ही 40 काय म्हणतात फ्रिक्वेन्सीला कोणतं ते हे मेगाहर्ट्स आम्ही विकत घेतली NHAIने.
आणि आता प्रत्येक गाडी अशी येणार आहे, ट्रक बस त्याला मॅन्डेटरी केलं आहे की समोर जर गाडी उभी असेल तर आपली गाडी आपोआप बंद होईल, डॅश नाही होणार. ती त्यांनी डायरेक्ट त्या याला जोडलं आहे सॅटेलाईटशी. तर ते अशा पुष्कळ टेक्नॉलॉजी सगळ्या क्षेत्रात येतात आहेत. ॲग्रिकल्चरमध्ये येतात आहेत, सगळ्यात येतात. हां, मागच्या प्रेस कॉन्फरन्सला प्रश्न विचारला होता MIDCचे रिकामे प्लॉट, त्याची कारवाई सुरू झाली, धन्यवाद तुमचं. त्यामुळे छोट्या अॅन्सिलरीजना प्लॉट्स मिळत आहेत, खूप सारे प्लॉट्स परत घेत आहेत. यावेळेस 2 अडचणी दिसत आहेत फक्त. एक तर आहे की LACs वगैरे ज्या आहे छोट्या उद्योगाच्या त्या काही होत नाही आहेत. काय LAC लँड अलॉकेशन कमिटीज ज्या होतात मीटिंग्स, लँड अलॉकेशन कमिटीज जे आहे त्याचे मिनिट्स वगैरे 1-1 वर्ष निघत नाही. छोट्या छोट्या उद्योगांना त्याचा त्रास आहे. त्यामुळे मोठे उद्योग खूप येतात. मिहानमध्ये का? नाही MIDC, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. बरं. आणि दुसरं असं आहे, माथाडी कामगार जे आहेत, माथाडीचा ॲक्ट महाराष्ट्रामध्ये आहे, त्यामुळे काही उद्योगांना माथाडीचा त्रास होतो आहे. ते काही ठिकाणी सगळं क्रेन्सनी सामान उचललं जातं, सगळं उचललं जातं, तर माथाडी ॲक्टमुळे थोडा त्रास होत आहे. त्यामुळे या वेळेस 2 अडचणी होत्या, त्या तुमच्या निदर्शन आणून द्यायच्या होत्या. बाकी सगळं 2000 एकर जमीन आता संपली आहे, पुन्हा 10,000 एकर जमीन घेतोय आपण. त्यामुळे अभिनंदन तुमचं, धन्यवाद. तुमच्या सूचना बघूया. CO MIDC राहणार आहेत आणि आम्ही खरं म्हणजे आता आमची बिल्डिंग आणि ऑफिस करणार आहे तिथे त्या इंडस्ट्रीवाले आणि CO अधिकारी आणि CO यांच्या मिटिंगा करणं, त्यांचे प्रेझेंटेशन करणं याकरताच आहे. आम्ही तुम्ही सांगितलेल्या समस्याकडे लक्ष देऊ. आवाज मेरे दो कुठल्या सवाल- पेपरच्या आत? हेलो, दैनिक भास्कर सर। हाँ बताइए. सर मेरे 2 छोटे छोटे सवाल है कि पहले तो मिहान में कई सारे इंडस्ट्रीज ने प्रॉपर्टी लेके रखी है, जमीन लेके रखी है, लेकिन अब तक वहाँ पे काम की शुरुआत नहीं हुई है। और दूसरे एयरपोर्ट का काम सर अब तक शुरू नहीं हुआ है, GMR को हस्तांतरित नहीं हुआ है, और दूसरा केंद्र की तरफ से एक काम अटका हुआ है। तो दोनों काम में किस तरह से रफ्तार पकड़ेंगे, क्या आपके बोलना है सर? ऐसा है, एयरपोर्ट का कैबिनेट नोट आखिरी स्टेज पर है और उसमें हमारे जो मिहान के जॉइंट MD हैं उन्होंने दिल्ली में 2 बार जाकर आए, उनकी मीटिंगें भी हुई, कंप्लायंस भी उन्होंने किए हैं. अब जितनी उन्होंने शंकाएं निकाली थी उतने कंप्लायंस हो गए हैं. अब शायद मुझे लगता है कि जल्दी होगा और उसका अप्रूवल मिलने के बाद आगे होगा. दूसरा, ये जो खापरी के पास जो 6 लेन ये जो रोड का बड़ा काम हो रहा है एक्सटेंशन का NHAI की तरफ से, तो वहाँ देवेंद्र जी और मेरी मीटिंग हुई और पहले हमने उसकी एंट्री को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हिसाब से और अच्छा कर रहे हैं, तो उसका सब काम भी आगे फाइनल हो गया है. तो मुझे लगता है कि ये एयरपोर्ट जल्दी शुरू हो जाएगा. आपके नाम के साथ प्रेस का नाम भी बोलिए. राजेश रामपूरकर सकाळमधून बोलतो. मिहानचं आपण सगळं करतो आहे, मिहानमध्ये भरपूर उद्योग येत आहेत, 1 लाख लोकांना रोजगार मिळाला आहे, सगळं व्यवस्थित आहे. पण मिहानमध्ये जे मार्केटिंग आहे आणि मिहानचं कार्यालय अनेक वर्षापासून सांगताय की मुंबईतच आहे, ते मुंबईत इथून कोणतंही ऑपरेट होत नाही, सगळे इथे रिटायर्ड लोक बसले आहेत. त्याच्यामुळे काय की त्याचा जे काम आहे ते काम योग्य गतीनं होत नाही आहे, संत गतीनं होत आहे. त्याच्यामुळे मिहानला गती मिळत नाही असा एकंदर आहे. त्याच्यामुळे उद्योग मुळामध्ये मिहानची सगळ्यात मोठी समस्या अशी होती की मिहाननी फॉरेस्ट एन्व्हायरमेंटचा क्लिअरन्स घेतला होता, पण त्याच्यानंतर प्रत्येक प्लॉटला घ्यावं लागेल अशा ऑर्डर निघाल्या आणि त्याच्यामुळे जुन्या याच्यातून त्याच्यात अनेक अडचणी आल्या होत्या. त्याच्यामुळे त्याकरता काही लोकांची कामं अडकली होती. त्यात मी लक्ष घातलं, त्यात एन्व्हायरमेंट फॉरेस्ट सेक्रेटरीशी चर्चा झाली, बहुतेक तो प्रश्न सुटला. दुसरं, आपण नागपूरचे जे कलेक्टर आहेत ते आता मिहानचे जॉईंट MD आहे आणि नागपूरच्या संदर्भातल्या बऱ्याचशा गोष्टी त्यांच्या लेवलवर निर्णय निघतात आहेत आणि त्यांना याच्यातला पॉवर मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत सगळ्या. सर रवी गजभी नवराष्ट्र आणि त्यांच्याबरोबर आता मिहानची असोसिएशन करून मिहानचे काही प्रॉब्लेम्स असतील तर आपण मी आशिषजींना सांगू, आपण त्याच्यावर मिटिंग करूया. सर माझा एक प्रश्न आहे, रवी गजभी नवराष्ट्रमधून बोलतो. आपल्याकडे फूड इंडस्ट्रीच्या संदर्भातला आहे की फूड इंडस्ट्रीमधले भविष्य आहे का विदर्भात पुढं? 101% आहे. फूड इंडस्ट्री करता उत्तम भविष्य आहे. आता रामदेव बाबांनी खूप मोठी कॅपॅसिटी टाकली आहे संत्र्याची. त्यांना 800 टन छोटा संत्रा पाहिजे रोज, तेवढा मिळत नाही आहे. आता तुम्हाला माहिती असेल की रिलायन्स ग्रुपने काटोलमध्ये
खूप मोठा प्रोसेसिंगचा जागा घेतली आणि तिथे काम सुरू केलं आहे. त्यांची मोठी इन्व्हेस्टमेंट येत आहेत, त्याच्यातून मोठा रोजगार येणार आहे. तर रिलायन्सने ऑलरेडी त्याचे CEO मला भेटल्या आणि इथे त्यांनी वेगळ्या प्रकारचं प्रोसेसिंग ते इथे करणार आहेत. त्याच्यानंतर राईस मिलचं चांगलं एक्सपोर्ट सुरू आहे. आपल्याकडे ॲग्रिकल्चरमध्ये आता पुष्कळ लोक काम करतात आहे. पण अजून पोटेन्शियल आहे. त्यांच्या अडचणी बघून आपण त्या सोडवू, त्याला प्रयत्न करू. किंवा करणाऱ्याला असतं. आता मी माझ्याकडे ग्रीन हाऊसमध्ये काकडी लावली आहे. मग मी फॉरेनमध्ये गेलो होतो, तर मी दुबईतल्या एका मोठ्या स्टोअरमधून 4 बाटल्या विकत आणल्या आणि मग ती बाटली आणून मी माझ्याकडे काकडी लावली आहे आणि आता 9 टन काकडी त्या बाटल्या काय म्हणतात त्याला, त्याला धुतल्या, त्याला काहीतरी त्याचा शब्द काय, सॅनिटाईज नाही काय म्हणतात, हां त्या सॅनिटाईज करायच्या आणि त्यात ते व्हिनेगर आणि ते टाकायचं आणि त्या काकड्या पॅक करायच्या. आता मी तो प्रयोग केला. आता मला त्याचा मी इथून आपल्याकडे व्यवस्था नाही आहे. मी करून त्याचा सॅम्पल ब्रँडिंग करून आमच्या शेतीतून त्या आता दुबईत पाठवल्या आहेत. आता मिळाला ऑर्डर तर ते पाडके इंडस्ट्री सुरू झाली. प्रत्येकाने हे शोधायचं आहे. अशा अनेक शेतकरी आहेत, करतात आहेत कामं. हे राईस मिलवाले करतात, दाल मिलवाले करतात. आपल्याकडे दिवसभर सेमिनार आहे फूड प्रोसेसिंगचा. प्रोटीन ज्यूस आणि मसाल्यावर प्रोटीन ज्यूस मसाले आता आहेत, हे सगळे भोजवानी आहेत. अच्छा सुरू आहे. पण नवीन टेक्नॉलॉजी, नवीन इनोव्हेशन याच्यात आपण अजून पुढे जायचं आहे. तो प्रयत्न करूया. विदर्भातील वीज हा सुद्धा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. कशाचा? वीज महाग आहे विदर्भामध्ये. महाराष्ट्रामधली वीज ही इतर राज्याच्या तुलनांमध्ये महाग आहे. त्याच्यामुळे अनेक उद्योग आपल्या याच्यातून गेलेले आहेत आणि जाते आहेत. आणि कारण आपल्या इकडे आपण स्टील इंडस्ट्री वगैरे सगळे मोठ्या प्रमाणात येत आहे, सगळं आहे. पण स्टील इंडस्ट्रीज आपल्या इकडली तिकडे गेलेली आहे. त्यासमोर विजेचं दर कमी करण्याच्या संदर्भामध्ये MERCचं आता मध्यंतरी काय बघा, कोणते रेट स्वस्त होणार, काही होणार, जे शेवटी राज्य सरकारचा निर्णय आहे. सर मनोज आकोटकर नवप्रभात. सर आपला सी प्लेनचा जो प्रोजेक्ट होता तो विदर्भामध्ये काय स्थितीमध्ये आहे? आणि एक त्याच्यासोबतच एक प्रश्न आहे की आपण आशिष जयस्वाल यातलं काम करतात. त्यांनी जवळपास करत आणलेलं आहे. आता आंबोऱ्यामध्ये पण सी प्लेन उतरू शकतं, खिंडसीलाही उतरू शकतं आणि आपण बऱ्याच डॅममध्ये उतरू शकतो. आता तुमची मदत पाहिजे फक्त. 18 कोटीत एक सी प्लेन आहे, 18 सीटर. ते मी आहे किंमत त्याची 34, पण मी 18 कोटीत मिळून देतो तुम्हाला. तुम्ही कोणी घेणारा, विकत घेणारा एंटरप्रेनर असेल तर सांगा, म्हणजे लगेच आपण सुरू करू. पायलट ट्रेनिंग सेंटरही त्याचं सुरू करता येईल. नागपूर ते अंबोरा आपलं नाव सुरू करण्याचं जे आहे प्रोजेक्ट आहे तो तुमचं ड्रीम, खूप मोठं ड्रीम आहे. तर त्याची पण एक स्थिती काय आहे आजच्या? खूप पुढे गेला. आता ॲडव्हेंचर स्पोर्ट्सचं काम सुरू झालं, टेंडर निघालं आहे. देवेंद्रने जे 250 कोटी एअरस्ट्रीपचं काम सुरू आहे. मी तर प्रयत्न करतो आहे की आंबोऱ्याला एवढी एअरस्ट्रीप व्हावी की छोटं विमान उतरू शकेल. पाण्याचं वॉटर स्पोर्ट्सची तिथे मोठं आपण करणार आहे. लाईट अँड साऊंड शो करणार आहे. ते काम जवळपास पूर्ण होत आलेलं आहे. सर मी नागेश तित्तरमारे, उद्गार न्यूज म्हणून. सर आंबोऱ्यामध्ये पुनर्वसन झालेलं आहे, परंतु आताही तिथल्या मुलांना नोकऱ्या नाही आहेत. त्या 20-22 वर्षापासून अशात आता प्रोजेक्ट येण्यात आहे. तर पुनर्वसन वाल्यांना ड्युटी आहे की कुठनं बाहेरून अजून एम्प्लॉय आणणार आहात? ते प्रायव्हेट सेक्टर आहे बेटा. तिथे स्पेसिफिक कामाच्या नोकऱ्या आहेत. तिथल्याच मुलांना काम मिळणार आहे. ते काही सरकारी काम नाही आहे की जमीन गेली त्याला नोकऱ्या, असं नाही आहे. तुमचा प्रश्न बरोबर आहे, पण याच्याशी रिलेटेड नाही आहे. बोट चालणार. नागनदीवर 2400 कोटी रुपये मंजूर झाला आहे, कामाला सुरुवात आहे. डावोसमध्ये अपेक्षा काही होईल, पण MOU जे आहेत विशेषतः विदर्भाशी रिलेटेड ते देवेंद्रजीच्या उपस्थितीत नागपुरात व्हावे असा प्रयत्न आहे. काही आम्ही पाईपलाईनमध्ये आहे, पण झाल्यावरच बोललं पाहिजे आणि ते देवेंद्रजी सांगणं जास्त योग्य होईल. हॅलो सर, नेहा फटिंग फ्रॉम UCN. हात वरती करा. नेहा कुठं आहेत?
हा, हॅलो सर, नेहा फटिंग फ्रॉम युसियन. आपण बघतो की परदेशी गुंतवणूकदार जे आहे, जर विदर्भातील गुंतवणूकदारांकडे त्यांना आपल्याला जर आकर्षित करायचे असेल तर काही विशेष उपाययोजना आपण करतो आहे का? त्याच्यासाठीच तर ॲडव्हान्टेज विदर्भ आहे. हां, जसा ॲडव्हान्टेज विदर्भ आहे, असं आहे, स्पेसिफिक काही आहे का? इन्व्हेस्टमेंट केव्हा येते? जेव्हा रॉ मटेरियल अवेलेबल असतं. इन्व्हेस्टमेंट केव्हा असते? जेव्हा वॉटर, पॉवर, ट्रान्सपोर्ट, कम्युनिकेशन अवेलेबल असतं तेव्हा येते. इन्व्हेस्टमेंट केव्हा असते? जेव्हा स्किल मॅनपॉवर मिळते. आणि या सगळ्यात कोणी व्यापारी जो उद्योगपती आहे, हा भगव्या कपड्यातला साधू संन्यासी नाही. त्याला जेव्हा त्यात प्रॉफिटेबिलिटी दिसेल तेव्हा तो इन्व्हेस्टमेंट करेल. आणि त्यामुळे हळूहळू त्याच्या बाबतीत लोक येतात आहेत आणि त्यांना प्रॉफिट दिसतं, त्यामुळे इन्व्हेस्टमेंट होईल. 20 देशाचे अँबॅसेडर पण आहे आपल्याकडे. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव.